हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आर्थिक मोर्चे पर हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है और अपने एक उच्चतम स्तर पर, जो कि 644.1 बिलियन डॉलर का स्तर है, यह पिछले सप्ताह तक प्राप्त कर चुका है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ने की इस प्रवृत्ति को ही आज हम समझेंगे। किन कारणों से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने के महत्व क्या हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के साथ साथ क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि संभावित समस्याएं क्या हैं, ये भी हम आज के ही टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार में मूलतः 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले आता है फॉरेन करेंसी असेट्स, विदेशी मुद्रा भंडार। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, फॉरेन करेंसी असेट्स। दूसरी चीज आती है गोल्ड रिजर्व, यानी कि स्वर्ण भंडार। ये न्यूज आप लोग लगातार सुनते होंगे, भारत का स्वर्ण भंडार बढ़ता जा रहा है, गोल्ड रिजर्व बढ़ता जा रहा है। तीसरी चीज जो आती है वो है विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार, यानी कि इसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं SDR। SDR IMF में भारत किसी भी देश के, सदस्य देश के आहरण अधिकार होते हैं। ये उसके पास एक तरीके का रिजर्व है जिसे वो आवश्यकता के समय पर निकाल सकता है। और इसी के साथ साथ IMF में ही रिजर्व पोजीशन जो होती है उस कंट्री की, वो चौथा कंपोनेंट होता है। तो रिजर्व पोजीशन, रिजर्व स्थिति जिस देश की बात की जा रही है उस देश की, जैसे भारत के संदर्भ में भारत की रिजर्व स्थिति कहां पर, IMF में। ये 4 कंपोनेंट होते हैं, ये 4 तत्व होते हैं जिनके सामूहिक योग को मिलाकर के किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसके हर एक कंपोनेंट में और मुख्यतः इसके 3 कंपोनेंट में वृद्धि देखी गई है भारत में। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जो हैं वो बढ़ करके 565 बिलियन डॉलर से अधिक की हो गई हैं, 565 बिलियन डॉलर से अधिक की हो गई हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्वर्ण भंडार की बात करते हैं तो स्वर्ण भंडार 55.75 बिलियन डॉलर की वैल्यू से अधिक का हो गया है। विशेष आहरण अधिकार में भी भारत में वृद्धि हुई है, जिसमें लगभग 18.05 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। तो इन 3 सेक्टर्स में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही गुणात्मक वृद्धि हुई है, जबकि जो भारत की रिजर्व स्थिति है IMF में, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है जो कि 4 मिलियन डॉलर की है। तो ये रहा भारत की स्वर्ण मुद्रा भंडार की स्थिति और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब किन किन चीजों को मिलाकर आपका विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। तो अगर आपको ये पता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, तो अब आपको ये जानना चाहिए कि विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके होने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपका विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो उससे सबसे पहली चीज क्या होती है कि इससे एक आर्थिक
जो खतरे की स्थिति है, जोखिम कह सकते हैं जिसको, आर्थिक जोखिम की स्थिति में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे लिए ये सेफ्टी है, एक इकोनॉमिक बफर है, हमारे पास रिजर्व में पैसा पड़ा है, अगर कोई समस्या आएगी तो हम उस पैसे को निकाल करके खर्च कर सकते हैं। इसके सिवा दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि निर्यात और आयात में असमानता होती है और वो हमारे पक्ष में नहीं है, अर्थात हमारे आयात कम हुए हैं, हमारे निर्यात कम हुए हैं और हमारे आयात बढ़े हैं। तो अगर हमारे आयात बढ़े हैं तो हमें पेमेंट ज्यादा करने पड़ेंगे, और अगर हमें पेमेंट ज्यादा करने हैं और फॉरेन करेंसी में करने हैं तो उस स्थिति में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेन करेंसी असेट है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आयातों के पेमेंट के लिए। और जब ऐसी स्थितियां हो जब हमारे लिए आवश्यक हो जाए आयात करना, जैसे युद्ध और बाकी स्थितियों में, उस समय विदेशी मुद्रा भंडार इस असमानता को बैलेंस करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब आपके पास एक अच्छा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, तो रिजर्व बैंक जो मौद्रिक नीति बनाता है, जिसके माध्यम से देश में मुद्रा की वैल्यू, इन्फ्लेशन आदि को नियंत्रित किया जाता है, तो वो भारत के फॉरेन एक्सचेंज में जो मनी की वैल्यू है, जो रुपए की वैल्यू, उसको रेगुलेट करेगा, भारत की वैल्यू को बनाए रखेगा, और रुपए की वैल्यू और मूल्य के बढ़े रहने से इन्फ्लेशन आदि को रेगुलेट करने में भारत को मदद मिलेगी। तो एक तरीके से यहाँ पर रिजर्व बैंक के पास एक पर्याप्त परिसंपत्तियां, पर्याप्त रिजर्व है, पर्याप्त एसडी फॉरेन करेंसी है, तो वो उस चीज को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ जो हमारी विदेशी देयताएं हैं, उनके भुगतान करने में हमारे पास ज्यादा अच्छी सुविधा रहती है। हमारे अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि जो हमारे एक बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं और पहले आरबीआई के गवर्नर भी थे, उन्होंने कहा कि भारत हालांकि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं में बहुत पैसे व्यय कर रहा है, जिसके कारण हमारी इनकम तो जनरेट नहीं हो रही है ना, लेकिन भारत के पास इतना अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार है कि अभी भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार भी अपने फैसले और अपने जो कल्याणकारी खर्च है उसको कर सकती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का हमारे पास पर्याप्त भंडार है और उससे हम अपनी डेब्ट को चुकाने की क्षमता रखते हैं। और ये देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्वास्थ्य का भी अच्छा रिफ्लेक्शन है कि हमारे पास एक अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार उपस्थित है। अब आते हैं इसके साथ, जब हमारे पास अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार है तो इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं, या ये किस तरीके से हमारे लिए एक मैनेजमेंट इश्यू भी हो सकता है। तो इसको एक तरीके से समझिएगा। देखिए, एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है अवसर लागत का। अवसर लागत जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जिससे आपको हमारी बात ज्यादा बेहतर समझ में आए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जब आपके पास दो ऑप्शन है और आपने उन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुना है, तो जो ऑप्शन आपने नहीं चुना है उससे उसकी जो कॉस्ट थी, मतलब वो जो थी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, एक विकल्प को पाने के लिए जो दूसरा विकल्प छोड़ा गया, जो नियरेस्ट सेकंड विकल्प छोड़ा गया, उसी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिएगा। विराट कोहली ने सिविल सर्विस की तैयारी के बजाय क्रिकेट को चुना, तो अब सिविल सर्विस की कॉस्ट पर उन्होंने क्रिकेट को चुना, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं। तो ये जो क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उनके लिए वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन मानी जाएगी। तो एक अपॉर्चुनिटी, जो नियरेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, जिसको छोड़कर आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी चुनी, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपके पास रिजर्व बढ़ रहा है, इसको समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास आरक्षित निधि बढ़ रही है, आपके पास बचत बढ़ रही है, आसान भाषा में समझिए, अगर आपके पास बचत बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। Isn't it? आपकी जेब में ज्यादा पैसा है, इसका मतलब आप पैसा रोक के रख रहे हैं।
अब वो पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हैं या कहीं निवेश नहीं कर रहे, तो अब यहां पर एक समस्या क्रिएट होगी। क्या समस्या क्रिएट होगी? आप रिजर्व रखने के कारण अपने आप को सिक्योर तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको इन्वेस्ट किया होता तो आप कई गुना ज्यादा प्रॉफिट भी तो कमा सकते थे। तो यहां पर हम अपने रिजर्व को अगर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि रिजर्व बढ़ा लेना आपके लिए एक सेफ्टी पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन यह प्रॉफिटेबल भी है क्या? और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की कॉस्ट पर रिजर्व बढ़ाते जा रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स के सेंस में कितना वायबल है, इसको हम कितना अच्छा डिसीजन माने। तो यहां पर केवल और केवल ये नहीं है कि हमने रिजर्व बढ़ा लिया, तो रिजर्व बढ़ा लेने से हमारी रिजर्व की अवसर लागत आती है और ये हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पर कर रहे हैं। तो यहां पर ये एक बड़ा मुद्दा है, इस चीज को भी समझिएगा। रिजर्व बढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन रिजर्व का आप यूज नहीं कर रहे हैं। आपने हजारों करोड़ का गोल्ड रखा हुआ, उस गोल्ड का आप क्या करेंगे? तो बेसिकली क्या है कि निवेश ही इकोनॉमिक साइकिल को आगे बढ़ाएगा। रिजर्व होना चाहिए, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट तक होना चाहिए। तो यहां पर एक द्वंद्व आता है, एक विवाद की स्थिति आती है कि हमें किस पक्ष को ज्यादा महत्व देना है और कितना महत्व देना है। तो एक ये इश्यू है जो रिजर्व बढ़ने के साथ साथ हमारे दिमाग में आता है। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का बहुत सारा भंडार है, यानी कि हमारे पास बहुत सारा डॉलर है, हमारे पास बहुत सारा यूरो है, बहुत सारा येन है ना, तो बहुत सारी फॉरेन करेंसी है। अब मुद्दा क्या है कि आपने करेंसी तो इकट्ठा कर ली, लेकिन जो करेंसी की वैल्यू है वो तो फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि वो बदलती रहेगी, उसका रेट बढ़ता घटता रहेगा। मान लीजिए आपने बहुत सारी कोई करेंसी इकट्ठा करके रखी है और उसके वैल्यूज कम हो गए, तो आपके रिजर्व की वैल्यू तो बिना कुछ किए ही कम हो जाएंगे। तो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व अगर हम फॉरेन करेंसीज को रख रहे हैं, हम केवल डॉलर तो रखते नहीं, तो अगर उन करेंसीज की एक्सचेंज रेट कम हो रही है तो हमारे रिजर्व पर भी उसका असर पड़ता चला जाएगा। तो ये भी एक रिस्क का फैक्टर होगा। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो कुछ चुनौतियां भी हैं विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने की, लेकिन ये एक बहुत अच्छी खबर है भारतीय आर्थिक परिदृश्य में कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। इसका मतलब स्थायित्व आ रहा है और हम बड़े पैमाने पर निवेश और ऋण लेने की स्थिति में हैं, अर्थात विदेशों से प्राप्त होने वाले ऋण की संभावनाएं हमारे लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोगों को और देने वाली ऋण देने वाली संस्थाओं को इस बात का भरोसा होगा कि हमारा ऋण पेमेंट करने के लिए इनके पास रिजर्व उपलब्ध है। अगर वो चीज वो जिन उद्देश्यों से ऋण लिया जा रहा है वो पूरी नहीं भी हुई तो हमें ऋण चुकाने में आसानी होगी। तो इस तरीके से ये भारत की इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिट को अच्छा करता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपसे कहा था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को जरूर करिएगा, क्रेडिट बहुत मायने रखती है। तो वहां से आप उस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ रही है या घट रही है, और उसमें इसका भी एक सकारात्मक पक्ष होता है कि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो आज की न्यूज में मैं इतने पहलुओं के साथ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।